मम्मा और कितनी देर, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ ना। हाँ भाभी प्लीज जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, मुझे भी ऑफिस जाना है। अरे हाँ हाँ ला रही हूँ, जरा सा भी सब्र नहीं है किसी को। इंसान हूं मैं, कोई मशीन थोड़ी ना हूं कि चुटकी बजाते सब कुछ हाजिर हो जाएगा। नताशा जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। अरे ये क्या नाश्ता है, आलू के पराठे क्यों बना दिए? मतलब आलू के पराठे तो नाश्ते में ही खाए जाते हैं, तो बना दिए। अरे लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझे आलू के पराठे पसंद नहीं है। हाँ भाभी, आलू के पराठे तो मुझे भी पसंद नहीं है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि आलू के पराठे टेस्टी नहीं होते, लेकिन मैं जिम जाता हूँ ना, तो आप थोड़ा प्रोटीन वाला पराठा बनाती तो अच्छा रहता। अमन बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम एक काम करो, हम दोनों के लिए पनीर का पराठा बना दो। अरे यार, अब मैंने सबके लिए पराठे बना दिए ना, तो खा लो। वैसे भी इतनी सर्दी है, बार बार कुछ बनाने का मन नहीं करता। आटा भी मुझे दोबारा गूंथना पड़ेगा और धोने के लिए डबल डबल बर्तन हो जाएंगे। अरे तो क्या हो गया बहू, अब नितिन और अमन का पनीर के पराठे खाने का मन है तो उनके लिए बना देना। और सच बोलूँ तो आज मेरा भी आलू के पराठे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैंने तो सोचा था तू मूली के पराठे बनाएगी। अब जब तू इन दोनों के लिए पनीर के पराठे बना रही है तो मेरे लिए भी एक मूली घिसकर उसके पराठे बना दे। वाह, इनको पनीर के पराठे खाने हैं, आपको मूली के खाने हैं। ये घर है या कोई ढाबा? अब तो बस पापा जी आप ही बचे हैं। आप भी बता दीजिए आपका क्या ऑर्डर है, आपको कौन से पराठे खाने हैं। अब तुम पूछ रही हो तो बता देता हूँ बहू, अगर पराठे गोभी के मिल जाते तो मज़ा आ जाता। वैसे भी ठंड तो कुछ महीने ही चलती है और गोभी के पराठे खाने का असली मज़ा ना ठंड में ही आता है। तो मेरे लिए गोभी के पराठे बना देना। अब सबकी अलग अलग पराठों की फरमाइश सुनकर नताशा का सर चकरा जाता है। पहले वो पनीर के पराठे बनाती है, उसके बाद मूली के, उसके बाद गोभी के पराठे बना बनाकर तो वो पहले ही थक गई थी। अब इतने अलग अलग पराठे बनाने के चक्कर में किचन में इतने सारे बर्तन भी इकट्ठा हो जाते हैं। हे भगवान, अब इतनी सर्दी में ये इतने सारे बर्तन और धोने पड़ेंगे। कोई काम वाली भी यहाँ पर काम करना नहीं चाहती। पूरा दिन इनका खाना चलता रहता है और पूरा दिन किचन में बर्तन इकट्ठे हुए रहते हैं, ऊपर से बर्तन धोने के लिए ठंडा ठंडा पानी। नताशा जैसे ही बर्तन धोने लगती है वैसे ही ठंडे पानी में हाथ लगते ही वो कांपने लगती है। हाय बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है, मुझसे तो इस ठंडे पानी में बर्तन नहीं धुलेंगे। गीज़र ऑन करती हूँ। नताशा किचन का गीज़र ऑन करती है लेकिन उसमें गर्म पानी होता ही नहीं। अरे अब ये क्या नई मुसीबत है। लगता है गीज़र ठीक करने वाले को बुलाना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो आकर गीज़र ठीक नहीं कर देता तब तक क्या करूँ। हाँ, बाथरूम वाले गीज़र से पानी लेकर आती हूँ। नताशा बाथरूम वाले गीज़र से पानी लेने जाती है तो उसमें भी गर्म पानी नहीं था। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने पानी गर्म किया था, सारा का सारा गर्म पानी ख़त्म कैसे हो गया। तभी उसकी सासू माँ वहाँ पर आती है। अरे क्या हो गया बहू, क्या कर रही है यहाँ पर। मम्मी जी किचन में बर्तन धो रही थी तो पानी बहुत ठंडा था, मैंने सोचा गीज़र ऑन कर लेती हूँ, लेकिन किचन वाला गीज़र तो पानी गर्म ही नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा बाथरूम वाले गीज़र से जाकर ले आती हूँ, लेकिन इसमें तो गर्म पानी आई नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पानी गर्म किया था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे गर्म पानी कहीं चला नहीं गया बहू, उस गर्म पानी से मैं नहा ली। मैंने सोचा अब अपने बाथरूम में दोबारा से गीज़र में पानी गर्म करना पड़ेगा तो बिजली ख़राब होगी, तो मैंने तेरे बाथरूम में नहा लिया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा से गीज़र ऑन कर देती हूँ। नताशा दोबारा से पानी गर्म करने के लिए गीज़र ऑन करती है तो इस बार गर्म पानी से उसके ससुर जी नहा लेते हैं और बेचारी को थक हार कर ठंडे पानी से ही बर्तन धोने पड़ते हैं। अगले दिन, भाभी आज सबके संडे की छुट्टी है तो लंच जरा तड़कता भड़कता बनाना। तड़कता भड़कता मतलब क्या? मैंने आलू गोभी की सब्जी, रोटी और पुलाव बनाया है, साथ में थोड़ा रायता बना लूंगी। अरे नहीं मम्मा, छुट्टी वाले दिन तो कम से कम कुछ अच्छा खाना खिलाओ। कुछ अच्छा खाना खिलाओ से क्या मतलब है तेरा? हाँ, मैं क्या हर रोज तुम लोगों को अच्छा खाना नहीं खिलाती? एक तो तुम लोगों की हर फरमाइश पूरी करती हूँ, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनो। अरे यार, हमारा वो मतलब नहीं है। मतलब जो तुमने बनाया है वो तो हम खा ही लेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ और भी मिल जाता, जैसे कि सर्दियों में मक्के की रोटी के साथ पालक पनीर, ऐसा कुछ बनाती। हाँ भाभी, भैया ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ खाने को होता तो मज़ा आ जाता। नहीं नहीं नहीं, मैं पालक की सब्जी बिल्कुल नहीं खाऊंगा। इतनी सर्दी में तो हॉट चॉकलेट पीने का मज़ा आता है, वो भी फ्रेश फ्रेश गरम गरम बने क्रॉन्सों के साथ। हैं? किसके साथ? क्रॉन्सो मम्मा, क्रॉन्सो के साथ, वो कैफे में जाकर सब लोग खाते हैं ना। अरे चुप रह तू, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये नए नए शौक लेकर आ रहा है। जो बनाया है चुपचाप खा ले,
नहीं मम्मा, मुझे हॉट चॉकलेट के साथ प्रॉन्स ही खाना है, मैं वही खाऊंगा। और भाभी प्लीज पालक पनीर और मक्की की रोटी भी। हे भगवान, तुम लोगों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। अरे थोड़ा तो समझा करो। एक तो वैसे ही इतनी सर्दी है, किचन में काम करते करते मुझे भी ठंड लगती है, और पूरा टाइम किचन में खड़ी खड़ी मैं कितनी थक जाती हूँ पता भी है। हर टाइम मेरे पैर किचन के अंदर ही होते हैं। अरे बहू तो घर की अन्नपूर्णा होती है, इसीलिए उसके पैर हमेशा किचन के अंदर होते हैं। तेरे आने से पहले मैं भी हमेशा किचन में ही लगी रहती थी। जा बेटा, सबको जो खाना है सबके लिए वो बना ला। और तू इन दोनों के लिए मक्के की रोटी बना रही है तो मेरे और तेरे पापा जी के लिए बाजरे की रोटी बना देना बेटा। सबकी अलग अलग फरमाइश सुन सुनकर नताशा का दिमाग फिर खराब हो जाता है, लेकिन बेचारी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। सबके लिए उसे अलग अलग खाना बनाना ही पड़ता है। तभी कुछ दिन बाद, बहू, ए बहू। अरे पापा जी को क्या हो गया? पापा जी मुझे इतनी आवाज क्यों लगा रहे हैं? बहू, आई पापा जी। नताशा जल्दी से बाहर आती है तो उसके ससुर जी के हाथ में गाजर की थैली थी, जिसमें लगभग लगभग 10 किलो गाजर थे। अरे पापा जी, आप ये इतनी सारी गाजर क्यों ले आए? इतनी सारी गाजर घर में कौन खाएगा? अरे हम खाएंगे बेटा, और कौन खाएगा। मैंने सोचा सर्दी का मौसम है तो गाजर का हलवा खाना तो बनता है, और मार्केट में गाजर बहुत सस्ती भी मिल रही थी तो मैंने सीधे सीधे 10 किलो ही खरीद ली। अब तुम इनका हलवा बना लेना और हम आराम से हलवा खाते रहेंगे। लेकिन पापा जी, 10 किलो गाजर का हलवा मैं कैसे बनाऊंगी? 2-4 किलो गाजर लेकर आते तो समझ में भी आता, लेकिन सीधे सीधे 10 किलो। अरे बेटा, 10 किलो गाजर होते ही कितना है। 10 किलो गाजर का हलवा तो हम लोग 2 दिन में खा जाएंगे, और जैसे ही हलवा ख़त्म होगा तो मैं फिर से दोबारा गाजर ले आऊँगा। पर हलवा टेस्टी बनाना बेटा, खोया और सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर। नताशा के ससुर जी उसे गाजर देकर चले जाते हैं। शाम के समय, सुनिए पापा जी, आज गाजर लेकर आए थे तो आप गाजर को घिसने में मेरी मदद करो ना, तब तक मैं हलवे में डालने के लिए खोया बना लेती हूँ। अरे यार, तुम्हें तो पता ही है मैं ऑफिस से आकर कितना थक जाता हूँ। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो अमन को बोल दो, वो तुम्हारी मदद कर देगा। अब नताशा अमन के कमरे में जाती है तो वो भी बहाना बना देता है। मैं आपकी मदद कर देता भाभी, लेकिन ठंड की वजह से ना मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। इस बार आप गाजर खुद घिस लो ना, अगली बार मैं पक्का हेल्प कर दूंगा। नताशा को पता था कि अमन बहाना बना रहा है, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे। बेचारी को अकेले ही सारी गाजर घिसनी पड़ती है, और खोया बनाकर पूरे 5 घंटे की मेहनत के बाद गाजर का हलवा बनकर तैयार होता है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है गाजर के हलवे की। हाँ बहू, हलवे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी से परोस दे। अरे पापा, पहले खाना तो खा लो, उसके बाद ही तो हलवा खाओगे ना, या पहले ही मीठा खा लोगे? अरे बेटा, 10 किलो गाजर का हलवा बनाया है तो खाना खाने से पहले भी खा लेंगे और बाद में भी खा लेंगे। खत्म हो जाएगा तो वो और बना देगी। हाँ हाँ, बहू तो मशीन है ना। यह हलवा बनाते बनाते हाथ पैर कमर पूरी बॉडी में दर्द हो गया, और ये बोल रहे हैं फिर बना देगी। अरे यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या सोचने लग गई नताशा, खाना सर्व करो। हाँ करती हूँ। अब नताशा सबको खाना सर्व करती है, और खाना देखते ही उसके बेटे का मुंह बन जाता है। मम्मा, ये क्या बना दिया आपने खाने में? क्या बना दिया मतलब? सरसों का साग है, मक्के की रोटी है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, जब आपको पता है मुझे ये खाना पसंद नहीं तो मेरे लिए कुछ और बनाना चाहिए ना, अच्छा वाला। देख, अब ना तू मेरा दिमाग खराब मत कर। खाना बनाकर और ये गाजर का हलवा बनाकर मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए जो बनाए चुपचाप खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। हाँ भाभी, सरसों का साग तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसमें आपने पनीर डाला होता ना तो थोड़ा टेस्टी भी लगता, लेकिन सिर्फ सरसों का साग मुझसे नहीं खाया जाएगा। ठीक है, तो मार्केट जाकर पनीर खरीद कर ले आओ और ये साग में डालकर खा लो। कम से कम ये तो देखो कि मैं कितने घंटों से किचन में खाना बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी के नखरे ही खत्म नहीं होते। आधा टाइम खाना बनाने में चला जाता है और आधा टाइम बर्तन धोने में, और सोने पर सुहागा, गीजर भी खराब है, ठंडे पानी में सारे बर्तन मुझे हाथ से धोने पड़ते हैं। अरे तो क्या हो गया बहू, हम भी तो अपने टाइम पर सब करते थे, और अपने परिवार के लिए तो ये सब करना अच्छी बात है। बेटा, अगर घर में किसी को ये खाना पसंद नहीं तो ज़बरदस्ती क्यों खिलाना है? तूने इतना सब बना लिया है तो उनकी पसंद का ही बनाती तो उनका मूड खराब ना होता। ये बात सुनकर नताशा का मूड और खराब हो जाता है। वो अपने देवर और बेटे के लिए अलग से खाना बना कर लाती है। तभी, अच्छा बेटा, कल ना मुझे तेरी मौसी जी के घर जाना है, और उनको ना मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है, तो तू सुबह जल्दी उठकर मूंग की दाल का हलवा बना देना। ठीक है मम्मी जी।
अभी आज का काम खत्म हुआ नहीं कि कल के लिए भी काम बता दिया। ऐसा लगता है शादी करके ससुराल में नहीं, किचन में ही बस गई हूँ। दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 6 घंटे ही अपने कमरे में होती हूँ, वो भी सिर्फ सोते टाइम। उसमें भी इनको खाने के सपने आते रहते हैं और पूरी रात कभी मलाई चाप, कभी बाजरे की रोटी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मेरी तो जिंदगी रसोई बनकर रह गई है। रात के 12 बजे के बाद तो नताशा किचन का सारा काम निपटा कर सोई थी और सुबह सुबह 4 बजे उसके कमरे का दरवाज़ा फिर से नॉक होता है। अरे इतने सुबह सुबह दरवाज़ा कौन नॉक कर रहा है? सुनिए ना, जाकर देखिए तो। अरे मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम्हें जाकर देख लो। नताशा आधी नींद में जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है दरवाजे के बाहर उसकी सासू माँ खड़ी हैं। मम्मी जी, आप इतने सुबह सुबह, आपकी तबीयत ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, मेरी तबीयत को भला क्या होगा। तो इतने सुबह सुबह आपने दरवाज़ा क्यों खटखटाया? अरे बेटा, मैंने तुझे बताया था ना मुझे सुबह तेरी मौसी जी के घर जाना है, और तुझे बोला भी था मूंग की दाल का हलवा बना देना। बस यही बात याद दिलाने के लिए आई हूँ। मैं ना 7 बजे मौसी जी के घर के लिए निकल जाऊंगी। तब तक तुम मूंग की दाल का हलवा भी बना लेना और चाय नाश्ता तैयार रख देना। हाँ बेटा। क्या? बेचारी नताशा पूरे 4 घंटे की नींद भी नहीं ले पाती और उसे फिर से किचन में जाकर मूंग की दाल का हलवा और सबके लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ता है। चाय नाश्ता बनाकर फ्री होती है तो सबकी फरमाइश अलग अलग लंच बनाने की। वो 9 बजे जैसे ही फ्री होती है तो उसके पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। हेलो, कैसी है रश्मि? बड़े दिनों बाद फ़ोन किया। अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बता, तू कैसी है? तुझे जब भी फ़ोन करती हूँ ना हमेशा बिजी होती है, और खुद तो तू कभी फ़ोन करती नहीं। अरे क्या बताऊँ यार, इन ससुराल वालों ने मुझे परेशान कर रखा है। जब भी सर्दियाँ आती है ना, इनकी खाने की फरमाइश इतनी बढ़ जाती है कि किचन से बाहर ही नहीं निकल पाती मैं। पहले सबकी अलग अलग फरमाइश का खाना, फिर इतने सारे बर्तन। ठंड में खाना बना बना कर और बर्तन धोकर मैं तो परेशान हो गई हूँ। इसका मतलब तेरे ससुराल वालों को भी सुधारने का टाइम आ गया है। क्या मतलब? मतलब मेरे ससुराल वालों ने भी मुझसे ठंड में खाना बनवा कर और बर्तन धुलवा कर परेशान कर रखा था, तो मैंने ऐसा तरीका अपनाया कि सब लाइन पर आ गए। क्या तरीका? अब रश्मि नताशा को अच्छी तरह समझाती है और नताशा अच्छे से समझ भी जाती है। अरे वाह यार, ये तो तूने कमाल का आइडिया दिया। ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की है। चल एक बार ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ। अब नताशा किचन में एक चारपाई लगा लेती है और किचन में ही एक बड़ा सा हीटर रख लेती है और ख़राब हुए गीज़र को भी ठीक करवा लेती है। अरे बहू, किचन में ये हीटर और खाट क्यों रखी है तूने? खाना बनाते बनाते सोने का इरादा है क्या? अरे कहाँ मम्मी जी, इतनी सर्दी में खाना बनाते बनाते ठंड से बुरा हाल हो जाता है, इसलिए सोचा किचन में ही हीटर लगवा लेती हूँ। और आपको तो पता है ना, मैं ज़्यादातर टाइम किचन में ही बिताती हूँ, और आधी बार तो आप सुबह सुबह मुझे जगाने के लिए मेरे कमरे में पहुँच जाती हो। तो मैंने सोचा जब तक सर्दियाँ चल रही हैं मैं किचन में ही सो जाऊँगी, इसलिए यहाँ पर चारपाई लगा ली। आज से ये किचन ही मेरा कमरा है और यही मेरा घर है। अरे अब क्या तुम रात को यहीं पर सोओगी? जी, हर टाइम किचन में रह कर मुझे किचन से इतना प्यार हो गया है कि अब तो अपने रूम में जाकर सोने का मन ही नहीं करता। इसलिए अब से मैं यहीं पर सोऊंगी, और यहाँ पर हीटर तो है ही, सर्दी भी नहीं लगेगी। अब आप लोगों को जो भी खाने का मन करे आप मुझे बता देना, मैं आराम से बना दूंगी। अरे वाह, फिर तो अच्छा है। अब मेरा भी कुछ खाने का मन करेगा तो मम्मी मुझे डांटेगी नहीं। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं। तो मम्मा, आप मेरे लिए कॉर्न एंड मशरूम सूप बना दो, साथ में गार्लिक ब्रेड। सर्दी में गर्मा गर्म सूप और गार्लिक ब्रेड खाने में ना बहुत मज़ा आता है। हाँ भाभी, और मेरे लिए गर्मा गर्म कोरियन नूडल्स बना देना और सब्जियाँ थोड़ी ज़्यादा डालना। और आपके लिए? मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी और उसके साथ अगर वनीला केक मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ बहू, कॉफ़ी तो मेरे और तेरे पापा जी के लिए भी बना लेना, लेकिन हमें ना वनीला वाला केक अच्छा नहीं लगता, तो हमारे लिए चॉकलेट वाला बना देना और थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देना। अच्छा, मैंने लड्डू बनाने का सामान भी लाकर रखा है, तो आज लड्डू बना लेना याद से। जी ठीक है मम्मी जी। अब नताशा सबकी फरमाइश का खाना बनाने लगती है और अवन, गीज़र और हीटर का पूरा इस्तेमाल करती है। इस वजह से उसे ठंड में काम करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम तो किसी और को होने वाली थी, और वो क्या, ये आपको कुछ देर में पता चल ही जाएगा। अभी खुश होकर खा लो जो भी खाना है, क्योंकि कुछ दिन बाद तो आप लोग मुझे किचन में घुसने भी नहीं दोगे। अब नताशा जैसा कहती है थोड़े दिन बाद बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि घर पर महीने का बिजली का बिल आता है 10,000 रुपये। इतना ज़्यादा बिजली का बिल? लेकिन बिजली का बिल इतना ज़्यादा कैसे आ गया? आज से पहले तो कभी इतना ज़्यादा बिल नहीं आया।
पापा जी, बिजली का बिल तो ज़्यादा आएगा ही ना। अब आप देखो सर्दियों में आप सबके खाने की कितनी अलग अलग फरमाइशें होती हैं, तो मैं भी तो 4 गुना काम करती हूँ ना, और सर्दी तो मुझे भी लगती है। और इतनी सर्दी में पूरा दिन किचन में ठंड में खाना बनाना, फिर ठंडे पानी में बर्तन धोना मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो मैंने हीटर गीज़र सब यूज़ किया। अब आपको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाना था, तो किचन में रुकने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो चाहिए था ना। तो मुझे ये बेस्ट सोल्यूशन मिल गया। अब मुझे इतनी सर्दी में आप सबके लिए अलग अलग खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अरे बहू, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बिजली का बिल तो देखो, बहुत ही ज्यादा है। अरे अब टेंशन ना लो पापा जी, जब तक सर्दियां आए तब तक बिल थोड़ा ज़्यादा आएगा। गर्मियों में तो हीटर और गीज़र बंद ही हो जाएंगे ना, और फिर मैं भी आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। अरे बेटा, अभी तो सर्दी के पूरे 3 महीने बाकी हैं। अगर पूरे 3 महीने इतना भी लाया तो पैसों का तो भट्टा बैठ जाएगा। एक काम कर, आज से तू सबके लिए एक ही खाना बनाना, और अगर कोई खाना ना खाए तो मुझे बता देना। अरे पापा जी, लेकिन सर्दियाँ कुछ महीनों के लिए तो होती है, अगर उसमें भी सबको सबकी पसंद की चीज़ खाने को नहीं मिलेगी तो सब नाराज़ हो जाएंगे ना। अरे भाड़ में गई सबकी नाराजगी, एक बार बिल देख लिया ना तो सब चुप हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना बहू, और कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बता देना। नताशा के ससुर जी को तो किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब सब बिल देखते हैं तो अपने आप ही उनके होश उड़ जाते हैं, और नताशा किसी को कहे बिना ऐसा पैंतरा खेलती है कि सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। अब सर्दी में नताशा सबके लिए जो बनाती है सब चुपचाप वही खा लेते हैं, और नताशा को किचन में 1 घंटे से ज़्यादा रुकने के लिए मना कर देते हैं। सफेद लंगड़ा आम। आज तक आपने कई लोग देखे होंगे जिन्हें आम खाना बहुत पसंद है। आम का सीजन आते ही आम के दीवानों की दीवानगी उनके सर चढ़कर बोलने लगती है। ऐसे ही एक आम के दीवाने से आपको मिलवाते हैं, जिसका नाम है कलावती देवी। सुशीला की सास कलावती को सिर्फ आम खाने का ही शौक नहीं है, बल्कि उसे इस बात का बड़ा घमंड भी है कि उसे हर तरह के आम की जन्म पत्री मालूम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आमों की भला कोई जन्म पत्री होती है? अगर सच में आपके मन में यही ख्याल आया है ना, तो चलिए आपको कला देवी से ही मिलवा देते हैं। बहन जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके पोते की नाक बड़ी चपट नजर आ रही है। आपके परिवार में तो किसी की नाक इतनी चपटी नहीं है, किस पर गया ये? कैसी बात कर रहे हैं बहन जी आप? 2 महीने का बच्चा है, इतनी कम उम्र में कहाँ पता चलता है कि नाक लंबी है या चपटी। ये लो जी, हम कोई हवा में थोड़ी ना बातें कर रहे हैं, अनुभव है तभी तो बता रहे हैं। देखो जी, बताना हमारा फर्ज था, मानो ना मानो आपकी मर्जी। और ऐसा नहीं है कि हम आपके पोते में कमियां निकाल रहे हैं, इसका इलाज भी है हमारे पास। आंटी जी, वैसे मुझे भी ना इसकी नाक थोड़ी चपटी लग रही है, कोई उपाय है तो बताइए ना। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बेटे की नाक हम सबकी तरह ऊंची और लंबी हो। अरे तो मैंने कब इनकार किया? तुम अपनी सास को देखो, आंखें तरह रही है जैसे मैंने कोई झूठ बोल दिया हो। छोड़िए ना आंटी जी, मम्मी जी को अब बताइए ना क्या उपाय है। हाँ, तो उपाय बड़ा ही सरल है। तोता परी आम का नाम सुना है तुमने? बिल्कुल सुना है आंटी जी, लेकिन तोता परी आम का मेरे बेटे की नाक से क्या संबंध? अरे पूरी बात तो सुन लो। तोता परी आम को मिक्सचर में अच्छे से पीस कर मैंगो शेक बना लेना, और उसी को दिन में 3-4 बार पिलाओ अपने बच्चे को, फिर देखो इसकी नाक कैसे एकदम पानी हो जाती है। बहन जी मजाक करेंगे क्या आप? 2 महीने के बच्चे को कौन भला आम चटाता है? और चलिए, हमने आपके कहने से बच्चे को आम चटा भी दिया, तो आम चाटने से उसकी नाक लंबी हो जाएगी? ये कहाँ का गणित पढ़ा रही हैं आप हमें? अरे भाई, कोई ऐसा वैसा आम चटाने को नहीं कह रही हूँ, तोता परी आम चाटने को कह रही हूँ। तोता परी आम देखा भी है कभी? अरे तोते की चोंच जैसी नोक होती है उसमें। जब तोता परी आम आपका पोता खाएगा तो उसकी भी तोते जैसी पैनी नाक हो जाएगी। कलावती के जाने के बाद माँ जी क्या बोलती हैं आप? आम का सीजन तो चल रहा है ना, मंगवा लो क्या तोता परी आम? क्या पता हमारे मुन्ने की नाक सही हो जाए। अरे बहू, पढ़ी लिखी है तू, ऐसे अनपढ़ जैसी बातें करते शर्म नहीं आती तुझे? ये कलावती कुछ भी बेच कर चली गई और तूने खरीद भी लिया। अरे मूर्ख बना कर गई है तुझे, बेवकूफ 1 नंबर की। अगर ऐसे ही आम खाने से नाक लंबी होने लगती तब तो फिर दुनिया में कोई छोटी नाक का रहता ही नहीं। फालतू के टोटके के चक्कर में मत पड़। और वैसे भी तू बड़ा ज्ञान बगाड़ती है कि 6 महीने से पहले बच्चे को पानी भी नहीं देना, और अब तू आम खिलाने तैयार हो गई। माँ जी, बच्चे की सलामती के लिए जो करना पड़े करूंगी जरूर। क्या पता आंटी जी का नुस्खा काम कर जाए।
सास के मना करने के बाद भी मुन्ना की माँ तोतापरी आम मंगाकर चुपके चुपके अपने बेटे को थोड़ा थोड़ा खिलाने लगती है और आखिर वही होता है जिसका डर था। 2 महीने के बच्चे को आम खिलाने के कारण उसका पेट गड़बड़ हो जाता है और अंत में उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। हो गई तेरे बेटे की नाक लंबी, या अभी भी कुछ बाकी है? मिल गया स्वाद? अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? पर चल, तू तो अभी 24 साल की है, खटिया तो मैं इस कलावती की खड़ी करूंगी। खुद 2 पैसे की अकल नहीं और दुनिया को नुस्खे बांटने चली है महारानी। अगले दिन पड़ोसन कलावती को खरी खोटी सुनाने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। कलावती बहन, जरा बाहर निकलिएगा। क्या बात हो गई आंटी जी? मम्मी जी घर में नहीं है, सत्संग के लिए गई हैं। कुछ जरूरी काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं माँ जी को बता दूंगी। जरूरी काम क्या होगा? तुम्हारी सास के उटपटांग नुस्खों के चक्कर में मेरे पोते की जान मुसीबत में आ गई थी और पता नहीं मेरी बहू को क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर चली आई कि तोतापरी आम खाने से बच्चे की नाक लंबी हो जाती है। मेरी बेचारी भोली भाली बहू बातों में आ गई कलावती की और मुन्ने को दिन में 4-4 बार आम खिलाने लगी। पड़ोसन की बात सुनकर बहू सुशीला का सर चकराने लगता है। अरे आंटी जी, ये क्या कह रही हैं आप? आपका पोता तो अभी 2 महीने का है। माँ जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वाकई माँ जी को ऐसी बेहूदी सलाह नहीं देनी चाहिए थी। छोड़िए ना आंटी जी, हम लोग उन्हें समझा देंगे। बिना बात में आप कुछ कहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा और गली मोहल्ले में लोग तमाशा देखेंगे, उसका भी क्या फायदा है। पड़ोसन 10 तरह की बातें सुनाने के बाद लौट गई थी और इधर बहू सुशीला अपना सर पकड़े बैठी थी। जब भी आम का सीजन आता है ना, माँ जी को पता नहीं क्या हो जाता है। ये आम के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। हर आते जाते आदमी को मुफ्त की सलाह बांटना शुरू कर देती हैं और हमें मुसीबत में फंसा देती हैं। मुझे तो लग रहा है किसी दिन सड़े हुए अंडे पड़वाएंगे ये हमारे ऊपर। अगले दिन। आ रहा सुगंधा, तू अचानक यहाँ? थोड़ी परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? देख, मुझसे मत छुपाना, जो भी बात है सच सच बता। चाची जी क्या बताऊं, मेरे और अजय के बीच में सब ठीक नहीं चल रहा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं हमारे। हम दोनों को लग रहा है 2 अलग अलग पटरी हैं जो कभी साथ हो ही नहीं सकते। मुझे तो लग रहा है शादी करने का डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले लिया हमने। हम दोनों का साथ निभा पाना बहुत मुश्किल है। अरे बेटा, इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। देख, आम का सीजन है, बाजार जाकर 1 किलो सिंदूरी आम लिया और उसे अपने पति को खिला दे। बल्कि मैं तो कहती हूँ दोनों पति पत्नी खाओ उसे, पूरी गर्मी रोजाना खा, उसके बाद बताना क्या होता है। आपके कहने का मतलब है आंटी जी, मैं आम खाऊं तो मेरा रिश्ता सुधर जाएगा? अरे क्यों नहीं भाई, ऐसे ही थोड़ी ना, नाम उसका सिंदूरी है। सिंदूर की रक्षा करता है वो आम। तू समझ ले, देवताओं का हर शादीशुदा औरत के लिए प्रसाद है, प्रसाद। अरे भाई, हमारे देश की संस्कृति ना, फल फूल हर चीज का कुछ न कुछ विशेष मतलब है। बस मूर्ख तो हम लोग हैं जो हम उनका अर्थ नहीं जानते। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आंटी कि आप इतने बेसिर पैर की बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कर लेती हैं। आज से पहले मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना सिंदूरी आम खाने से सिंदूर की रक्षा होती है। देख बेटा, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, अब तेरी मर्जी है। तुझे अमल करना हो तो कर, नहीं करना तो जय राम जी की। वैसे भी किसी ने ठीक ही कहा है, कलयुग है कलयुग। कलयुग में किसी को अकल की बात बताओ तो इंसान दूसरे को मूर्ख ही समझता है। अपने देवर की बेटी सुगंधा को बेसिर पैर की सलाह देने के बाद कलावती उल्टा उसे ही कोसते हुए अपने घर के अंदर आती। अरे भाई, मालती आ गई तू? 2 दिन बाद आ रही है, कान खोलकर सुन ले। अगर तेरा यही रवैया रहा ना तो मैं निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगी तुझे। काम वालियों की कोई कमी नहीं है कॉलोनी में। तू रोज रोज छुट्टी मार के बैठ जाती है और फिर तेरी वजह से हम सास बहू का झगड़ा हो जाता है। मेरे को पता है मेम साहब, आपकी बहू कितनी तेज है। काम के वास्ते बहुत चिक चिक करती होगी ना। 2-4 दिन एडजस्ट कर लेने का ना। आप थोड़ी हेल्प कर दिया करो मेम साहब को। मैं कोई जानबूझकर शौक से थोड़ी ना छुट्टी मारती है। अरे ये बड़ी परेशान है मैं आजकल, क्या बताएं आपको। क्यों भाई, तू क्यों परेशान है? कुछ हुआ है क्या? मेम साहब, मेरी बेटी है ना चंदा, शादी की उम्र हो गई है उसकी। उसी की चिंता में दिन रात मेरे को टेंशन लगेला रहता है। कितने लड़के देखे उसके वास्ते, लेकिन कहीं पर भी बात फिक्सिच नहीं होती उसकी। लड़का चाहे खुद उल्टा तवा क्यों ना हो, सबको एकदम गोरी चिकनी लड़की चाहिए। अब मेरी लड़की का रंग थोड़ा दबासा है, इसमें उस बेचारी की क्या गलती बताओ। अरे लाखों में एक है मेरी बेटी, लेकिन किसी की समझ में ये बात आएगी तब ना। सबको सिर्फ गोरी चमड़ी की पड़ेली है। इतनी सी बात,
अरे तेरी लड़की का रंग दबा है इसीलिए रिश्ता नहीं हो रहा ना, तो मैं किस मर्ज की दबा हूं? तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं तुझे उपाय बताती हूँ। अरे सोने की तरह निखर जाएगा तेरी लड़की का रंग। क्या बात कर रही मेम साहब, जरूर कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट बताएगी आप। देखो मैं गरीब औरत है, मेरे पास ये हीरोइनों की तरह मुंह चमकाने के लिए। अरे पूरी बात तो सुन, मैं कौन सा तुझे लाख रुपए वाला नुस्खा बता रही हूँ। सफेद आम का नाम सुना है तूने? ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी को बोल आम के पूरे सीजन में उसे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस रोजाना एक सफेद आम खाना है। एक आम सवेरे, एक दोपहर, एक शाम। फिर देख कैसे सफेद हो जाती है तेरी लड़की की रंगत। क्या बात कर रही मेम साहब, सफेद आम खाने से रंग साफ हो जाता है? मैं तो पहली बार सुन रही है। वही तो तुझे पता भी है, आमों के मामलों में ना पीएचडी कर रखी है मैंने। हर आम के गुण, दोष, स्वाद, रंग, महक सबके बारे में सटीक जानकारी है मेरे पास। मुझे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा कौन सा आम किस जगह काम आता है। अब तू ना बातों में टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट अपनी लड़की को सफेद आम खिलाना शुरू कर दे। पर देख कैसे हीरो जैसे लड़कों के रिश्ते आते हैं तेरी लड़की के लिए। हालांकि कामवाली को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक तो गरीब, ऊपर से अपनी कम पढ़ी लिखी सांवली बेटी की शादी में आ रही दिक्कतों से परेशान पुष्पा अपनी बेटी को सफेद आम खिलाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद घर के काम निपटाने के बाद कामवाली पुष्पा एक बार फिर बहू सुशीला के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सुशीला मेम साहब, थोड़ा पैसा एडवांस मिलेगा क्या? वो क्या ना आज मेरे को सफेद आम की पेटी खरीदने की है। क्यों भाई, पूरी पेटी खरीद के क्या करेगी? ऐसा कौन सा खजाना गड़ा है सफेद आम में? अरे मेम साहब, आपको आपकी सासू माँ ने नहीं बताया है क्या? वो क्या है ना, मेरी बेटी का रंग थोड़ा दबेला सा है, तो उसी के लिए बड़ी मेम साहब ने मेरे को नुस्खा बताया है। देख पुष्पा, पैसे तू ले जा, मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन कुछ तो दिमाग लगा ले। आम खाने से कोई गोरा हो जाता है क्या? और वैसे भी ये गोरा काला ये सब पुराने जमाने की बातें होगी। आजकल तो लोग गुणों पर ध्यान देते हैं। बहू सुशीला उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पुष्पा को तो अब अपनी बेटी को गोरा करने का फितूर सवार हो गया था। इसलिए वो सुशीला से पैसे लेकर आम की एक पूरी पेटी खरीद कर अपने घर पहुंच जाती है और अगले दिन से कलावती के बताए अनुसार तीनों टाइम अपनी बेटी को सफेद आम खिलाने लगती है। माँ जी का बिना लगता है दिमाग ठिकाने पर नहीं है। खुद तो किसी बात की सही जानकारी रखती नहीं और लोगों को ज्ञान बांटने निकल पड़ती है। और सबसे ज्यादा तो गुस्सा मुझे उन लोगों पर आता है जो माँ जी जैसे लोगों से ज्ञान लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अरे कोई लॉजिक है इस बात का कि सफेद आम खाने से आदमी गोरा हो जाएगा? हद है। 1 महीने बाद बहू सुशीला का भाई नीरज घर आता है। भैया आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुशीला रसोई में चाय बना रही थी कि अचानक किचन का बल्ब फ्यूज हो जाता है। लो, रसोई का तो बल्ब फ्यूज हो गया। तो रुक सुशीला, मैं अभी चेंज कर देता हूँ। सुशीला का भाई स्टूल पर खड़े होकर रसोई का बल्ब चेंज कर रहा था कि अचानक स्टूल का बैलेंस बिगड़ता है और वो धम से आकर जमीन पर गिर पड़ता है। हाय, मर गया रे सुशीला, लग रहा है मेरी टांग टूट गई। हाय राम, दर्द से हाल बेहाल हो रहा है। भाई को दर्द से चिल्लाते देख सुशीला जल्दी से रिक्शा बुलाती है और अपने भैया को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। वहां जाने पर पता चलता है कि वाकई सुशीला के भाई नीरज का पैर टूट गया है। घर आने के बाद मुझे माफ कर दो भैया, ना मैं किचन का बल्ब आपसे चेंज करवाती, ना आप गिरते और ना ही आपका पैर टूटता। सब कुछ मेरे कारण हुआ है। अरे नहीं पगली, तू खुद को क्यों दोष दे रही है? जो होना था सो गया। बस अब मैं 40 दिन के लिए तेरे यहाँ फंस गया। ट्रेन से वापस अपने घर जाने की कंडीशन तो है नहीं मेरी। भैया इस हालत में मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगी। जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता आप मेरे साथ ही रहेंगे। तेरे भाई का पैर ठीक करने का रामबाण उपाय है मेरे पास। तो ऐसा कर, अपने पापा जी को फोन लगाकर 5 किलो लंगड़ा आम मंगा ले। क्या बात कर रही है माँ जी आप? लंगड़ा आम से क्या होगा? लो जी, अब ये मत कहना कि तुम्हें भी नहीं पता कि लंगड़ा आम खाने से टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती है। अरे ऐसे ही थोड़ी ना उस आम का नाम लंगड़ा रखा गया है, इसके पीछे ठोस वजह है। यकीन ना हो तो खाकर देख ले। मैं तो कहती हूँ ये प्लास्टर उतार कर फेंक दे और मेरे बताए अनुसार दबा के लंगड़ा आम खा, फिर देख कमाल। डॉक्टर तो बिना बात ही हजारों रुपए का बिल बना देंगे और 100 चौंचले बताएंगे 100 अलग। तो ऐसा कर बहू, इसके पैर में गरम पट्टी बांध, आम के पत्तों से सिकाई कर और जितना हो सके उतना लंगड़ा आम खिला इससे। अरे बहन, डॉक्टर का खर्च मैं उठा लूंगा, लेकिन ये टोटका तू मेरे ऊपर मत आजमाना। हद कर दी है माँ जी ने। न जगह देखती है न समय देखती है, कहीं भी शुरू हो जाती है। एक तो बेचारे भैया वैसे ही दर्द से बेहाल है, ऊपर से माँ जी अपने बेहुदा आइडिया बताकर उन्हें डरा रही है।
जैसे ही पड़ोसन को पता चलता है कि सुशीला के भाई का पैर टूट गया है, वो उससे मिलने के लिए उनके घर आती है। अरे सुशीला, एक बात बताएं, बुरा मत मानना, अपने भैया को ना अपनी सास से थोड़ा बचा कर रखना। क्या बात हो गई आंटी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे बड़ी बेहूदी है तुम्हारी सासू माँ। मेरी बहू को नुस्खा बता कर गई कि आपके बच्चे की नाक चपटी है तो उसे तोतापरी आम खिला दो, और वो विमला की बेटी सुगंधा उसे सलाह दी कि सिंदूरी आम खाने से पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है और पति की आयु लंबी होती है और आपसे संबंध सुधर जाते हैं। उसके पति और उसके बीच में कुछ ठीक नहीं था। काउंसलिंग के लिए बोला था उन्हें, और वो बेचारी काउंसलिंग में जाने के बजाय सिंदूरी आम खा रही थी। तलाक हो गया उसका उसके पति के साथ, अपने मायके आकर बैठी अभी। इसीलिए बोल रही हूँ अपनी सास से थोड़ा बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई की टूटी टांग का इलाज भी वो आम खिलाकर ही करते। माँ जी की वजह से आप लोगों को जो कुछ भी झेलना पड़ा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आप ठीक कह रही हैं आंटी जी। अभी तक तो मैं माँ जी की बातों को सिर्फ उम्र का तकाजा समझकर इग्नोर कर देती थी, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि उन्हें रोकना बहुत जरूरी हो गया है, वरना उनकी बातों से न जाने कितने लोग ऐसे ही भ्रमित होते रहेंगे। मेम साहब, मैं भी कुछ कहना चाह रही है। बड़ी मेम साहब ने बोला था सफेद आम खाने से रंग गोरा होता है, उसकी वजह से मैंने कर्जा लेकर आम की 2 पेटी मंगवाई। आम खा खाकर मेरी बेटी का पेट बिगड़ गया, मुंह पर फोड़े निकल आए, लेकिन मजाल है जो रत्ती पर भी रंग साफ हुआ हो। सुशीला सास के कारनामे सुनकर परेशान हो रही थी। तभी उसे सास के चीखने की आवाज सुनाई देती है। सुशीला सास के कमरे में पहुंचती है, देखती उसकी सास जमीन पर अपना पैर पकड़े बैठी थी। अरे माँ जी, क्या हो गया? अरे बहू, सब मेरी गलती है। थोड़ी देर पहले मुझसे तेल गिर गया था, मैंने उसे साफ नहीं किया और खुद ही अपने गिराए तेल में मेरा पैर फिसल गया। हाय हाय, लगता है मेरी भी हड्डी टूट गई। तू जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर चल, दर्द से मेरी जान निकली जा रही है। कमाल करती है माँ जी आप। अभी कल ही तो आप मुझे बता रही थी हड्डी टूटने पर अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर बिना बात का बिल बनाकर लूटते हैं। आपको अस्पताल ले जाकर पैसों और समय की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं करूंगी मैं अभी बाबूजी को फोन करके लंगड़ा आम की पेटी मंगवा लेती हूँ। मैं तो कहती हूँ आज से आप खाना बंद ही कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ लंगड़ा आम खाइए, ताकि जल्द से जल्द आपके पैर की हड्डी जुड़ जाए। और क्या बताया था आपने? हाँ, दिन में 3 बार आपके पैर पर आम के पत्ते बांधकर सिकाई करनी है, और प्लास्टर की जगह गरम पट्टी, वो तो मैं अभी बांध देती हूँ। अरे बहू, क्या बकवास किया जा रही है? मैं कह रही हूँ दर्द से मेरी जान निकल रही है और तू मुझे ज्ञान भगा रही है। अपना ज्ञान अपने पास रखो और तुरंत अस्पताल लेकर चल मुझे। अरे माँ जी, बड़ी जल्दी हथियार डाल दिया आपने। मैं तो कहता हूँ लंगड़ा आम खाइए, लंगड़ा खाकर 4 दिन में भांगड़ा करने लगेंगी आप। ये डॉक्टर, दवाइयाँ, ये सब बेकार की चीज है। बेचारी कलावती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं माफी मांगती हूँ। मुझे पता है मैं सबको ऊट पटांग नुस्खे बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश करती थी। आम खाने से स्वाद तो मिलता है, लेकिन ना तो लंगड़ा खाने से टूटी टांग जुड़ती है और ना सफेद आम खाने से रंग गोरा होता है। मैं सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे अस्पताल लेकर चलो बस। आखिर कलावती की अपनी गलती कबूलने के बाद ही बहू सुशीला उसे अस्पताल लेकर जाती है, और उस दिन के बाद कलावती सभी को आम के उल्टे फुल्टे नुस्खे बताने बंद कर देती है। जोधपुर नाम के शहर में मोना अपने पति, बच्चों और सास ससुर के साथ रहती थी। मोना की सुबह नाश्ते में क्या बनेगा से शुरू होती और रात के खाने में क्या बनेगा पर खत्म। ऐसी ही एक सुबह बच्चों के टिफिन बांध देती हूँ। आज तो बहुत लेट हो गया। पिंकू, डेजी, पोहा दे दो ना टिफिन में। नहीं, मैं पोहा नहीं खाऊंगा मम्मी, हर रोज घूम फिर के पोहा ही दे देती हो। अच्छा तो रोटी ले जा बेटा। कल तीनों टाइम रोटी खिलाई थी मम्मी तुमने, संडे को भी रोटी, अब मैं नहीं खाऊंगी रोटी। हे भगवान, ऐसे ही करते रहेंगे ये दोनों तो इनकी तो बस ही छूट जाएगी। अच्छा ठीक है, आज नूडल्स बना देती हूँ, अब तो ठीक है ना? अरे वाह, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। आई लव यू मम्मी। डेजी और पिंकू पूरे घर में इधर उधर करते रहते हैं और मोना रसोई से आवाज लगाती रहती है। मोना की बात सुनकर संध्या कहती है, वाह, ये आजकल की बहू है, काम कम हो इसलिए बच्चों को मैदा खिलाने राजी है। खैर मुझे क्या, मैं बोलने गई तो बोलेंगी कि मेरे बच्चे हैं, जो चाहूँ खिलाऊं। अरे भगवान, धीरे बोलो वरना सुबह सुबह रामायण हो जाएगी। अरे हम बूढ़ों को नाश्ता भी मिलेगा कि नहीं? मोना फौरन बच्चों को टिफिन देकर अपनी सास के पास जाती है।
क्या बना दूँ मम्मी जी? अरे कुछ भी बना दे जो जल्दी बने। पोहा ही बना देती हूँ। मोना पोहा बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। तभी ऑफिस के लिए तैयार होकर सौरव खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठता है। नाश्ते में क्या है आज? पोहा बनाया है जी। मुझे नहीं खाना यार पोहा, तुम्हें पता है ना ऐसे सूखे खाने से मेरा गला सटता है। पर जल्दी में मैं यही बना पाई। अभी रोटी और गीली सब्जी बना देती हूँ। बहुत दया कर चुकी हो तुम, अब रहने दो, मैं आज बाहर ही खा लूंगा। मोना को बहुत दुख होता है। नाश्ता उसके हलक से नीचे ही नहीं उतरता। सुमेध और संध्या आराम से नाश्ता करके अपने कमरे में जाने लगते हैं। पति के पसंद का तो ख्याल रखा कर बहू, समय नहीं रहता तो जल्दी उठा कर। अरे मैं तो 3 बजे ही उठ जाया करती थी। ये कहकर संध्या अपने कमरे में चली जाती है। मोना पूरा घर का झाड़ू पोछा लगाती है। काम वाली को बर्तन धोने देने के बाद कपड़े मशीन में डालकर जैसे ही बैठती है कि उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। 12:30। अरे आज तो समय भागे जा रहा है। दोपहर के खाने की तैयारी कर देती हूँ वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। मोना अपने ससुर के पास जाकर उनसे पूछती है, पापा जी दोपहर के खाने में क्या बना दूँ? जो तेरी सास को ठीक लगे वही बना दे बहू। मोना अपनी सास के पास जाकर उनसे पूछती है, मम्मी जी दोपहर में क्या बना दूँ? तू तो ऐसे बात कर रही है जैसा तुझे पता ही नहीं इस घर में कौन क्या खाता है। अरे बना ले अपने हिसाब से, शादी के 15 साल के बाद भी मुझसे पूछने आती है। ठीक है मम्मी जी, फिर तो मैं दाल चावल बना लेती हूँ। दाल चावल तो साथ में भिंडी ही बनाना, बाकी सब्जियां तो भाई इतनी महंगी हुई पड़ी हैं। तो दाल में टमाटर का छौंक नहीं लगाऊं क्या मम्मी जी? ना ना बिल्कुल नहीं। बेचारी मोना खाना बनाकर अपने सास ससुर को खाने पर बुलाती है। ये क्या बहू, भिंडी और ये दाल में टमाटर क्यों नहीं डाला, और रोटी कहाँ है? आप ही ने तो बोला था पापा जी कि जो मम्मी जी बोले बना लूं। तो सब्जी पूछने को बोला था बहू, तू नहीं जानती कि रोटी के बिना मुझे संतुष्टि नहीं होती? वो कल तीनों टाइम आपके लिए रोटी ही बनाई थी पापा जी, वही रोटी बची हुई है, कोई खाना ही नहीं चाहता तो आज इसलिए नहीं बनाई। कल की रोटी पड़ी है वही ला दूं क्या पापा जी? हाँ हाँ ले आ, ये कौन से कहीं के शहंशाह हैं। तभी बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। मम्मी खाना। आओ दोनों आ जाओ। पाव भिंडी। ये क्या मम्मी, आलू की सब्जी क्यों नहीं बनाई? अब मेरे लिए इस चावल को फ्राई कर दो, वही खा लूँगा मैं। हाँ तो मैं भी वही खा लूँगी। ये कहकर दोनों बच्चे कपड़े बदलने चले जाते हैं। अपने घर पर हो रहे इस तमाशे से अब मोना चिढ़ने लगी थी। घर में 6 लोग और 6 तरह के पकवान। मैं क्या अपनी प्लेट लगाऊं? सबने जो छोड़ा है वही खा लेती हूँ, अनाज बर्बाद तो नहीं होगा। सुबह से सभी का मूड बड़ा खराब था, इसलिए मोना रात के खाने पर सबकी पसंद के अनुसार अलग अलग खाना बनाती है। पापा जी के लिए रोटी और सूखी सब्जी, बच्चों के लिए आटा का पास्ता, मम्मी जी के लिए चावल दाल और सब्जी, और इनके लिए आलू की गीली सब्जी और रोटी। बेचारी मोना इतना काम करके पसीना पसीना हो जाती है। वो जैसे ही रसोई से सारे खाने को डाइनिंग टेबल पर सजाकर बाहर ले आती है तो देखती है कि सभी बाहर जाने के लिए तैयार होकर बैठे हैं। मोना कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब बाहर खाने पर जा रहे हैं। क्या? हाँ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब तो रेडी हैं। वैसे मम्मी तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? ये आजकल की बहू है, 2 मिनट रसोई में क्या गई पसीना आने लगता है। हम तो एक बार में 40-40 लोगों का खाना बनाते थे। क्या जी? अरे मुझे मत फंसाओ तुम। बेचारे मोना के तो तोते उड़ जाते हैं। वो थक हार कर इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाती है और सबने अलग ही प्लान बना लिया था। इतना काम करने के कारण मोना बहुत थक गई थी और उसमें अपनी सास का ताना सुनकर अब तो उसकी सब्र का बाण ही टूट जाता है। वो गुस्से में कहती है, दिन भर नौकरों की तरह काम करो और फिर भी सबका मुंह बना ही रहता है। अब मैंने जो इतना खाना बनाया है उसका क्या होगा? कौन खाएगा उसे? और माँ जी खास करके तो आपके मन का ही खाना बनाती हूँ मैं। अरे मैं इंसान हूँ, गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही। आपको मेरा पसीना पसंद नहीं तो रसोई में एसी लगवा लीजिए, और मेरा खाना पसंद नहीं है ना तो एक काम वाली रख लीजिए जिसको उससे जो बनवाना हो आराम से बनवाना।
ये कहते हुए मोना को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाती है। हे भगवान, अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। सौरव फौरन डॉक्टर को बुलाता है। आपको आराम की ज़रूरत है मोना जी। अपने शरीर से ऊपर काम मत कीजिए। शरीर रहा तो सब हो जाएगा। आप आराम कीजिए। आप लोग खाना खा लीजिए, मैं अब ठीक हूँ। कोई बाहर नहीं जाता, सब मोना का बनाया खाना खाते हैं। अगले दिन ये रोज़ रोज़ की झिकझिक से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब हमें काम वाली रखनी होगी। पापा, आप अपने दोस्तों को कह दीजिए, किसी को भी कोई काम वाली पता हो तो बताएं। मम्मी, आप भी, और बच्चों तुम लोग भी। मैं भी ढूंढता हूँ, कोई मिल जाए तो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। किसी को काम वाली मांगती है क्या? मेरे को पता चला यहाँ पर कोई काम वाली ढूंढ रहा है। हाँ, पर सिर्फ काम वाली नहीं, ऐसी कोई जो खाना भी बना दे। इडली, मसाला इडली, डोसा, रवा डोसा, चाइनीज, इटालियन, पूड़ी, कचौड़ी, पराठा, बड़े, दही बड़े, सब कुछ। अरे अरे रुक भी जा। खाने के मामले में कचरे का हाथ पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। क्यों, तू हलवाइयों के घर की है क्या? माई, खुद ही हलवाई हूँ मैं, पहले ढाबे पे जो काम करती थी। तो फिर ठीक है, आज से ही काम पर आ जाओ। बाकी मम्मी तुमसे बात कर लेगी। मम्मी, निकलता हूँ मैं। मोना के ससुराल के रोटी दाल चावल के मसले को हल करने के लिए अब आ गई थी कजरी। पर अब मसला हल होगा या उलझ जाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा।